चैलेंजेस से भागने से सफलता नहीं हासिल होती, उन चैलेंजेस को आपको उन चैलेंजेस से पार पाना सीखना पड़ेगा। ईयर के जो पेपर्स थे 3-4-5 साल के, मैंने उन पेपर्स को सॉल्व किया था। और देखिए यूपी स्पेशल के लिए दृष्टि आई मैगज़ीन काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और घटना चक्र के जो कंपाइलेशंस आते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। एफर्ट करते रहिएगा, देखिए कब क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता है, आपके हाथ में एफर्ट है, वो करते चलिएगा। तो फिर स्टडी IQ एक चैनल है, मैंने वो फॉलो किया। फिर ओनली IAS चैनल फॉलो किया, वर्ल्ड अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस समय हम रायबरेली में हैं और हमारे सामने है अर्नव मिश्रा सर। इनका UPPCS 2021 में SDM 16वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। इससे पहले सर UPSC 2021 में दिल्ली अंडमान निकोबार जो पुलिस सर्विसेज है इनको अलॉट हुई है। और फ्रेंड्स बताएंगे कि इसके साथ साथ सर UPSC का भी एग्ज़ाम दिए हैं। इनका इंटरव्यू जो अप्रैल में होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें सर की जर्नी के बारे में यहाँ जानेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे कि सर कितने समय से तैयारी कर रहे थे और इस कामयाबी में सबसे बड़ा रोल क्या रहा है, चाहे कोचिंग हो चाहे मार्गदर्शन हो। तो फ्रेंड्स यदि पहली बार हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे आने वाले वीडियो में हम आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे व्यूअर्स की तरफ से और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा कि आप सब आए हमारे साथ जुड़े, और इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो जर्नी रही है, मेरी जो लर्निंग्स रही हैं, जो भी मैंने इस सफ़र के दौरान सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे शायद आपकी जर्नी में भी आप उसमें से कुछ पॉइंट्स उठा के इनपुट लें और आप अपनी जर्नी को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके एक अच्छे पद पर चयनित हो सकें। जी, सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे यही रहेगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जी, तो मैंने क्लास 12th तक अपना स्कूल स्टडिंग रायबरेली ज़िले से ही करी है। आफ्टर 12th मैंने IIT JEE की तैयारी करी और मैं IIT JEE में सेलेक्ट हो गया था। मैंने IIT जोधपुर से अपना BTech ग्रेजुएशन किया था। एंड उसके बाद मैंने कुछ समय बैंगलोर में जॉब भी करी थी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, कुछ मन बना सिविल सर्विसेज की तरफ, और मैं जॉब छोड़ के आ गया। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब जॉब के साथ तैयारी करना थोड़ा टफ पड़ रहा है, क्योंकि वो उसके साथ भी न्याय नहीं है और तैयारी के साथ भी न्याय नहीं है। जी। तो मैंने फिर जॉब छोड़ दी और मैं फुल फ्लेजेड तैयारी करने आ गया था, और फिर मैंने प्रिपरेशन करी थी। जी सर, मोटिवेशन आपको कहाँ मिला, कि कहाँ से मिला, या फिर कोई बचपन से ही सपना था कि सिविल सर्विसेज में जाना है? कब से मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा सर? मोटिवेशन कहा जाए तो देखिए, कॉलेज के समय में ही मैंने सोशियोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट्स लिए थे, और उसके दौरान कुछ सफ़र ऐसा बना कि सोशियोलॉजी के थ्रू जब फील्ड स्टडी होती है तो मेरा गांव-गांव जाना हुआ और लोगों की समस्याओं को बहुत ही करीब से देखना हुआ। देखिए मैं शहर में ही पला बढ़ा था, तो मैं उस तरीके के चैलेंजेस जो इंडिया में आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैंने उन्हें नहीं क्लोजली देखा था। बट जब मेरा उस समय सामना हुआ और जब मैंने उन प्रॉब्लम्स और उन चैलेंजेस को देखा, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, और वो बदलाव जो शायद इंडिया में आ चुके हैं उन्हें नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है। और जैसा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो उस डेवलपमेंट करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस ज़रूरी हैं। तो वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन फिर मन का झुकाव उस तरफ था ही, और फिर फाइनली जब मुझे लगा कि अब सिचुएशंस ठीक हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है, तब मैंने फिर जॉब से रिज़ाइन करके फुल फ्लेजेड तैयारी स्टार्ट कर दी। जी सर, अब ये बताइए कि आप इससे पहले भी UPSC 2021 में सेलेक्टेड है, उसमें कौन से रैंक अलॉट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कौन से अटेम्प्ट था आपका? जी, मेरा ये सिविल सर्विसेज में भी दूसरा अटेम्प्ट था, और UPPCS में भी दूसरा अटेम्प्ट था। जी। अनफॉर्चुनेटली पहले अटेम्प्ट में UPSC का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था और PCS का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो मैं बस व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग एफर्ट करते रहिएगा, देखिए कब क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता है, आपके हाथ में एफर्ट है, वो करते चलिएगा। तो PCS और UPSC के फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट आई केप्ट ऑन ट्राइंग, और सेकेंड अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली दोनों में ही हो गया था। तो UPSC में मुझे दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज मिला था, वाइल UPPCS में मुझे रैंक 16 के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ था। जी। और सर कब से तैयारी कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, अगर बात करें तो? देखिए मैंने वैसे तो मैं टच में बना हुआ था 2018 से ही, लेकिन फुल फ्लेजेड तैयारी मेरी आप कह सकते हैं कोरोना टाइम से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कोरोना के कुछ समय पहले से ही मैंने तैयारी स्टार्ट करी, और फिर फाइनली अब यहाँ तक पहुँची है। जी सर, इसके बताइए कि आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से ही यहाँ तक पहुँचे हैं? मैंने इनिशियली दिल्ली में कुछ समय तक कोचिंग करी थी,
क्योंकि मुझे बहुत ब्रॉडली आइडिया नहीं था कि किस तरीके से तैयारी को बेसिकली स्टार्ट करना है। तो मैंने कुछ समय तक दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करी, लेकिन उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ तैयारी है, मैं कहूँगा 70% तैयारी जो है मेरी, वो पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी में ही हुई है। क्योंकि मैं कोरोना के टाइम्स में घर आ गया था। उस समय सभी ने चैलेंजेस फेस किए, मैंने भी चैलेंजेस फेस किए और मैं घर शिफ्ट हो गया। और उसके बाद से फिर यहीं घर पे रहते रहते ही सारी तैयारी हुई पिछले 2.5-3 साल से। जी सर, आपका मीडियम क्या रहा है इसमें? मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है। और ऑप्शनल सर? ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है, दोनों ही, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए। जी सर, अब ये बताइए कि इससे जनरली लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। जैसे अभी आपने बताया कि आप मेहनत करते रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों नहीं हुआ, तो प्रीलिम्स के लिए सर वो क्या क्या चीज़ें सर पढ़े थे, प्लीज़ सर बताइए। जैसे बुक लिस्ट हो जो स्पेसिफिक हो, जिससे लोगों का अभी जो 14 मई को होने वाला है प्रीलिम्स यूपीपीसीएस का, और यूपीएससी का भी होने वाला है, तो सर प्लीज़ प्रीलिम्स के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें हो 3 से 4 महीने में कैसे मतलब प्रिपेयर किया जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स जो कि फर्स्ट चरण होता है और वो सबसे कठिन चरण होता है, तो आप लोग प्रीलिम्स को बिल्कुल हल्के में ना लें, पहली चीज़ है ना, ये गलती बिल्कुल ना करें। प्रीलिम्स को बहुत सीरियसली लें। प्रीलिम्स में पेपर 1 होता है और पेपर 2 रहता है। पेपर 2 जो सीसैट होता है, कई बार हम लोग उसे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन वो भी ना करें क्योंकि वो भी बहुत बड़ी गलती होती है। और सीसैट भी आजकल बहुत ही अच्छे लेवल का हो गया। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, तो जैसा कि आप सबको ही पता होगा कि 2 हिस्से होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक हिस्सा होता है। मतलब कि स्टैटिक में अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट का जो स्टैटिक पार्ट, और एक डायनेमिक में जो भी करंट अफेयर पिछले 1-1.5 साल का हुआ है। जी। तो अब इसकी प्रिपरेशन में देखिए, स्टैटिक के लिए तो आप सभी को बेसिक रिसोर्सेज पता होंगे। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो। फिर उसी तरह इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस करके एक बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। देन उसी तरह जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं अगर कहूँ तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ आप 11th-12th की तो मतलब 100% पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स वीक हैं, तब आप एनसीईआरटी क्लास 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी स्थिति कैसी है। उसके बाद जैसे इकोनॉमी हो गया, तो इकोनॉमी में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है जो एनसीईआरटी है। और आप सप्लीमेंट्री बुक्स भी पढ़ सकते हैं। मार्केट में बेसिक्स के लिए कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। और जैसे ज्योग्राफी मैंने बताया, तो ज्योग्राफी में पेरियार पब्लिकेशन की एक बुक आती है मैपिंग पे, वो बहुत ही अच्छी बुक है। देन जीसी लियोंग एक बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो इस तरीके की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि हिस्ट्री एक बहुत डाइसी गेम हो गया है। मतलब क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं ये मतलब जान पाना बहुत टफ हो गया है। तो हिस्ट्री के लिए आपको अपने नंबर ऑफ सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको पहली चीज़ तो न्यू एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी होंगी, जो कि थीम्स नाम से है, थीम्स 1, 2, 3। फिर उसके बाद, क्योंकि मेरी तैयारी का दौर थोड़ा लंबा चल गया, मैं होप करता हूँ कि आप लोग का उतना ना चले, लेकिन लंबी तैयारी के दौरान मैंने इनिशियली हिस्ट्री की जो पुरानी बुक्स थी, पुरानी एनसीईआरटीज़ थी, वो भी पढ़ी थी। जैसे बिपिन चंद्रा हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जैसे आर एस शर्मा हो गई। तो इस तरीके की बुक्स भी मैंने पढ़ रखी हैं, जैसे कि मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा हो गई। तो इन बुक्स को भी पढ़ने से कहीं ना कहीं इनपुट मिला। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तमिलनाडु जो बोर्ड की बुक है हिस्ट्री की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट और मेडिवल की, क्योंकि उसमें की टर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर में कई बार समस्या फेस होती है, तो नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करें स्टैटिक की। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको बेसिक जो बुक लिस्ट होगी वो सबके साथ शेयर्ड होगी। एंड जो डायनेमिक पार्ट है, देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स। तो अब आपको करंट अफेयर्स लगभग एक साल का तो मिनिमम कवर करना है। तो उसके लिए आप कई सारे सोर्सेज होंगे। मैं आपको अपने सोर्सेज बताता हूँ। मेरे सोर्सेज थे कि विजन आईएएस की PT 365 जो मैगजीन आती है प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा इनसाइट आईएएस की जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, मंथली करंट अफेयर्स के क्विज़ कंपाइलेशंस होते हैं, तो ये भी मैंने पढ़े थे। उसके अलावा मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ भी करी थी। एंड ये मैं अपने सोर्सेज बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड बेसिकली। सो मैंने विजन आईएएस की PT के जो टेस्ट आते हैं, टेस्ट सीरीज़, वो भी अच्छे से सॉल्व करी थी। तो मैं आप लोगों को जेन्युइनली सजेस्ट करूंगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोचिंग या मटेरियल कौन सा है, एटलीस्ट कोई 2 चीज़ों को पकड़ लें। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को पूरा पकड़ेंगे तो फिर ऐसा होगा कि आपका एक लिमिटेड कवरेज होगा। लेकिन प्रीलिम्स में एंटायरली डिफरेंट गेम है। प्रीलिम्स में अगर आपको पता मतलब थोड़ा सा भी आइडिया है ना, तो आप 4 में से 1 पहचान ले जाएंगे।
तो आपको अपनी नॉलेज का बेस बहुत ही वास्ट रखना होगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो अगर आप करंट अफेयर के लिए आप 2 चीज़ें रखें, कोई भी 2 मटेरियल पकड़ लें सेम चीज़ के लिए, जैसे कि एक चीज़ का किसी का करंट अफेयर्स पकड़ा है और दूसरा का भी करंट अफेयर्स पकड़ा हुआ है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी देते चलें। तो इस तरीके से आपका एक वाइड कवरेज होगा। अगर आपने जितनी मेहनत करी है उसमें से अगर आप डायरेक्ट आंसर पे ना पहुंचेंगे, फिर भी आप एटलीस्ट 1 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाएंगे। और प्रीलिम्स आप मान के चलिए कि एलिमिनेशन का गेम है। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, आप ये मान के चलिए कि जो प्रीलिम्स में हाईएस्ट स्कोर भी करता है वो भी नियरली 30 to 40 क्वेश्चन से ज़्यादा डायरेक्ट हिट नहीं करता है। जैसे कि मेरा प्रीलिम्स में अपनी बार स्कोर 110 था, बट आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट एग्जैक्टली आई न्यू ओनली 25 क्वेश्चंस, नियरली 25 क्वेश्चंस। उसके बाद सारा गेम एलिमिनेशन पर टिकता है। तो आपकी जो इतनी वास्ट नॉलेज होगी वो सारी की सारी आपके उस एलिमिनेशन में काम करेगी, और जब आप अच्छे से एलिमिनेट करेंगे तब आप क्वेश्चन को बेटर हिट कर पाएंगे, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो चुका है। तो ये हो गया पेपर 1 का पार्ट। फिर पेपर 2 में आपको सीसैट के पुराने टेस्ट पेपर्स लगाने हैं। आपको जो पहले के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, आपको उनको बहुत सीरियसली सॉल्व करना है। और बिल्कुल भी सीसैट को हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम करता है बाद में जब आपका जीएस का निकल जाता है मार्जिन से स्कोर, और सीसैट में 1/3 मार्क्स लाने में रहता है, तो ये दिल में बहुत दर्द करता है। ठीक है, तो आप लोग इंश्योर करें। और एक चीज़ जो है कि मैंने अपनी तैयारी का, क्योंकि मैं घर पे था तो बहुत सारा पार्ट ऑनलाइन तैयारी करी थी, तो मैं इसीलिए स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स मैंने फॉलो किए थे, जिसके थ्रू मुझे बहुत सारा इनपुट मिला। जैसे कि जैसे कि स्लीपी क्लासेस करके एक चैनल है, वो काफ़ी अच्छे कंटेंट डालता रहता है सिविल्स के लिए, मैंने वो चैनल फॉलो किया। फिर स्टडी IQ एक चैनल है, मैंने वो फॉलो किया। फिर ओनली IAS चैनल फॉलो किया, वर्ल्ड अफेयर्स, देन पाथ फाइंडर। इस तरीके के, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए थे। तो आपको जो भी चैनल्स अच्छे लगे, आप उन चैनल्स को भी, जो इन्फॉर्मेटिव चैनल हैं, जो कि बहुत प्रमोशनल नहीं है, जो आपको कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, आप उन चैनल्स को फॉलो करें और उनको रेगुलरली अपने डे टू डे की प्रिपरेशन का एक हिस्सा बना लें करंट अफेयर्स का। तो होगा क्या कि आपका नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ जाएगा। आपने एक जगह करंट अफेयर पढ़ा, आपने उसी को टेस्ट में सॉल्व किया, फिर आपने उसी का ऑनलाइन देखा। तो ऑनलाइन जब विजुअल मेमोरी होती है वो बहुत सस्टेन करती है आपके दिमाग में, देखी हुई चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई आर्किटेक्चर देखा, आप पढ़ते चले जा रहे हैं उस आर्किटेक्चर के बारे में, लेकिन अगर आप उसका पिक्चर देख लेंगे तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, आप मार्क कर पाएंगे। तो उसको भी अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं। लेकिन इसके साथ एक खतरा है कि कई बार हम लोग यूट्यूब खोलते हैं और कब आधा 1-2 घंटा निकल जाता है, हमें आइडिया नहीं लगता। तो मैं इसलिए आप लोग को सावधान भी करना चाहूँगा कि इस चीज़ को बहुत ही बैलेंस तरीके से रखें, है ना। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान रखें। तो आप इसको अपने दिन का शेड्यूल तो बनाएं, लेकिन सिर्फ यही ना करते रह जाएं। तो आप इसको दिन के अपने लास्ट के 1-2 घंटे में आप इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुबह से शुरू करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप इसको अपने शाम के, रात के शेड्यूल में एक हिस्सा बना लें, तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही डायनेमिक रहेगी। तो आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स का पेपर बहुत डायनेमिक हो गया अब, मतलब उसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन हो गया। तो एक वास्ट नॉलेज और नंबर ऑफ रिविजन्स अगर 3 हो चुके होंगे, तब आप मतलब कि आप एक अच्छा अटेम्प्ट दे पाएंगे, आप अच्छे से अपीयर हो पाएंगे, कॉन्फिडेंटली अपीयर हो पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, दोनों के लिए ही है ये। सर, आप जानेंगे कि जैसे करंट अफेयर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे मेंस एग्जाम हो चाहे प्रीलिम्स हो। तो मेंस के, जैसे प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो सर करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें अगर पढ़ा था, जैसे मैगजीन कोई या फिर न्यूज़पेपर, क्या क्या चीज़ें सर पढ़ते थे आप प्रेफर किए थे? ये सिविल सर्विसेज के लिए या PCS के लिए? PCS के लिए सर। अच्छा, देखिए PCS के लिए, देखिए अपार्ट फ्रॉम ये जो मैंने सोर्सेज बताए करंट अफेयर्स के, जो सिविल सर्विसेज के बताए, ये तो कॉमन ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, क्योंकि PCS में आपको ओरिएंटेशन अपना बदलना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि PCS का जो प्रीलिम्स होता है वो कई बार बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, है ना, जैसे बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इन्हीं मटेरियल को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, उसको आपको नज़रिया बदलना होगा। कि जैसे कि अगर कोई आप एक्ट पढ़ रहे हैं तो UPSC में क्या होगा कि वो उसका एनालिटिकल पार्ट पूछेगा, लेकिन PCS में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो एक्ट का नंबर या एक्ट का साल पूछ ले। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में होता है। ऑल्दो PCS भी अब अपना लेवल बहुत अपग्रेड करके अब वो भी काफ़ी हद तक एनालिटिकल हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जब भी आप करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन और कोई भी मटेरियल पढ़ें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या चीज़ पूछी जा सकती है। ये आपको आइडिया कैसे लगेगा, आप प्रीवियस ईयर्स 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो आपको पहली चीज़ उससे क्या होगी कि कुछ चीज़ें तो आपके रिपीट हो जाएंगी, मतलब वर्ड्स चेंज होंगे, कुछ ऑप्शंस 1-2 बदलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा रिपीट हो जाते हैं। तो ये भी होगा और एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाएंगे कुछ। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने दृष्टि आई की मैगजीन पढ़ी थी और मैंने घटना चक्र की भी जो कंपाइलेशन आती है वो भी देखी थी।
तो इससे क्या होगा कि जो यूपी के स्पेसिफिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीसीएस आप दे रहे हैं तो यूपी डे कब होता है, या यूपी में कितने वेटलैंड्स हैं, या यूपी में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो इस तरीके के जो बेसिक डेटा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में क्या स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश क्या क्या प्रोग्राम्स नए चला रही है, तो इन सब चीज़ों का आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो होगा क्या कि जब आप प्रीलिम्स में बैठेंगे तो आप बेटर कंफर्टेबल फील करेंगे। तो जो आपकी ये वाली तैयारी है वो तो कॉमन गई, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट और ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसके लिए अपार्ट फ्रॉम इन मैगजीन्स के मैंने पीसीएस का भी एक चैनल फॉलो किया था, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम का एक चैनल है, वो भी कंपाइलेशन वीडियोस डालता रहता है। तो वो एट दी एंड, मतलब जब आप एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है तब रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मैंने उनको भी फॉलो किया था। जी सर, इसमें यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूपी स्पेशल्स के लिए आप कैसे पढ़ाई किए थे, कैसे प्रिपेयर किए थे अपने आप के लिए? प्रीलिम्स के लिए ना? जी, प्रीलिम्स के लिए सर यूपी स्पेशल। देखिए, यूपी स्पेशल के लिए दृष्टि आई मैगज़ीन काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और घटना चक्र के जो कंपाइलेशंस आते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे जी। और देखिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा हिस्सा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आजकल पेपर्स बहुत डायनेमिक हो गए हैं। तो जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर चैनल्स भी हैं जो कि मैंने ऑनलाइन भी फॉलो किए थे, जिसकी वजह से मेरी तैयारी एक डायनेमिक तैयारी रही। मतलब कि अगर देखिए, आपका होगा क्या कि आपका नॉलेज बेस बहुत वाइड हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन को नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन में एलिमिनेट कर ले जाएंगे। तो अगर आप एलिमिनेट कर ले जा रहे हैं और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहती है कि मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा रखता हूँ, तो उससे क्या होता है कि सही होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यूपीएससी में भी अराउंड 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और यूपी पीसीएस में भी 150 में से मैंने अराउंड 135 टू 137 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो जब भी मतलब एक ऑप्शन, मतलब अगर 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हुए हैं तब तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। अगर एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ है तब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा है कि आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं लेकिन आपके क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्टेड हैं, तब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। देखिए, रिस्क के बिना काम नहीं होगा, अदरवाइज सिलेक्शन होना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो थोड़ा रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर आप एलिमिनेट प्रॉपरली कर ले रहे हैं तो आप इस तरीके से करते चलिए और यूपी स्पेसिफिक भी पढ़ते चलिए। मतलब ये मत समझिएगा कि जैसे कि कई बार ऐसा कंसेप्शन होता है कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है तो मैं पीसीएस का प्रीलिम्स भी निकाल लूँगा। देखिए, ये कुछ हद तक सेम है। आई वुड से कि 70% 70% नियरली सेम जाएगा, बट 30% आपको इसके लिए अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें। तो सर, अब थोड़ा जानेंगे कि जो इसके अलावा भी आपने बताया सर कि यूट्यूब चैनल बहुत सारे फॉलो किया आपने बताया। क्या इसके अलावा सर जैसे कोई साइट वोट फॉलो करते थे, इसके बताइए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं? यूट्यूब चैनल तो भी सर बताएं, कोई ऑनलाइन पढ़ाई के समय कोई साइट, और इसके अलावा जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहा, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह कहाँ से ज्वाइन किए थे? देखिए, वेबसाइट्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पीआईबी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है क्योंकि उस पर गवर्नमेंट के जो भी अपडेट्स आते हैं वो न्यूज़ आते रहती है। देन देखिए, मन की बात का पोर्टल है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कंडक्ट करते हैं, तो उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें से कई चीज़ें आपको पता चलेंगी कि गवर्नमेंट का एक्चुअली में फोकस क्या है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके अलावा आप जैसे अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ का अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप वायॉन चैनल है, आप वायॉन चैनल पर जा सकते हैं, उसकी न्यूज़ वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट चैनल्स हैं जैसे कि संसद टीवी, तो अब आप संसद टीवी पे जैसे कि डेली न्यूज़ आती है, पर्सपेक्टिव नाम से एक प्रोग्राम आता है, तो इन सब प्रोग्राम्स को देखने से आपकी एक बहुत ही हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होगी, तो उससे आपको ओवरऑल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ आपने पूछा, तो देखिए, मैंने प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी के लिए तो विजन आईएएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ करी थी, एंड मैंने इनसाइट के मंथली क्विज करे थे। और यूपी पीसीएस के लिए मैंने अपार्ट फ्रॉम ये, क्योंकि मैंने पीसीएस के लिए लास्ट ईयर के जो पेपर्स थे 3, 4, 5 साल के, मैंने उन पेपर्स को सॉल्व किया था और उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में 100 क्वेश्चंस होते हैं और पीसीएस में 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इस डिफरेंस को दिमाग में रखना है कि जस्ट बिकॉज आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए एकदम से केक वॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। उन्हीं 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जी। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल्दो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी वहाँ पे भी हो रखी होगी, लेकिन आपको यहाँ की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी वुड आस्क कि भाई पेसा एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या हैं,
लेकिन यूपी पीसीएस माइट ऑल्सो आस्क, जैसे कि मेरे समय में पूछा था कि पेसा एक्ट किस साल में आया था, 1994, 95, 96, 97। तो आपको इन चीज़ों पे भी, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो ये आप जब पुराने पेपर्स लगाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका फोकस क्या होना चाहिए। जी, कई बार सर क्या होता है, जैसे अभी प्रीलिम्स होने वाला है मई में, 14 मई को है यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का भी होने वाला है। तो जनरली हमारी तैयारी भी पूरी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहता है कि नहीं हो। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करते थे आप, कैसे हैंडल करना चाहिए? जो स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम है, 3-4 महीने एग्ज़ाम भी है प्रीलिम्स, तो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, अगर थोड़ा प्रेशर है तो मैं कहूँगा वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक काम नहीं होता है ना, ये जेन्युइन बात है। लेकिन अगर वो प्रेशर आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर कर रहा है, अगर उस प्रिपरेशन की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि आपकी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, आपकी परफॉर्मेंस गिर रही है, तब ये खतरे की घंटी है। तब आपको जगना है, तब आपको अपने आप को कुछ चीज़ें समझानी पड़ेंगी। आपको अपने दिमाग में ये याद रखना होगा कि देखिए, अल्टीमेटली ये एग्ज़ाम है, इसको मैं मानता हूँ कि एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, बट ज़िंदगी इससे आगे भी चलती है, इसके पहले भी ज़िंदगी थी, है ना हर एग्ज़ाम, हर इंसान जो ये एग्ज़ाम निकालता है वो बहुत ही बड़ा आदमी, महान हो जाता है, और ना हर महान आदमी इस एग्ज़ाम को निकाल के निकला है। ठीक है, तो आपको ये बात दिमाग में ध्यान रखनी है कि ये एग्ज़ाम एक जरिया है आपको एक अच्छा करियर प्रोवाइड करने का। तो अपने दिमाग में इसको इतना भी बड़ा ना कर लें कि उसके प्रेशर तले आप बहुत दब जाएं। दूसरी चीज़, आप ये ध्यान रखें कि आपके हाथ में क्या है। जैसे कि भागवत गीता में हमें बताया गया है कि जो श्लोक है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्म ते संगड़ो सतु कर्मणि। तो इस श्लोक को अपने दिमाग में ध्यान रखें कि हमारे हाथ में करने के लिए क्या है। हमारे हाथ में हमारा कर्म है, उसके बाद का फल क्या होता है ना तो हमारे हाथ में है और ना हमें उसके प्रति ऑब्सेस्ड होना है। हमारे हाथ में कर्म है, हम उस कर्म को बेस्ट पॉसिबल अपना जितना होगा हम करेंगे और उसके बाद हम छोड़ देंगे। मैं समझता हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, ये करना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि हम लोग जनरली आगे क्या होगा, कभी तो हम आगे की चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि अगर मेरा हो जाएगा तो मैं ऐसे 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 कि ये होगा और ऐसा होगा, और अगर नहीं होगा तो फेलियर से भी हम डर जाते हैं। तो बेसिकली हमारा थॉट या तो प्रेजेंट से बहुत आगे चल रहा होता है या तो प्रेजेंट से बहुत पीछे चल रहा होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी एनर्जी को प्रेजेंट में फोकस करें। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को प्रेजेंट में फोकस करेंगे, अपने कर्म पे फोकस रखेंगे, आप उतना ही प्रेशर को कम फील करेंगे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। तो इस चीज़ को अपने डे टू डे की आदत बना लें, अपने आप को रिमाइंड कराते रहें। अपनी दीवार पे आप एक पोस्ट लगा के चिपका सकते हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट कर सकता हूँ, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाने के बाद आफ्टर 4 मंथ जैसे मेंस का पेपर होता है। मेंस में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि प्रेशर होता है, जो 1 2 3 4 सभी के आंसर राइटिंग, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस करना होता है। तो मेंस के लिए सर सबसे पहले कंटेंट की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप पढ़े थे, और मेंस के लिए कुछ चीज़ें जैसे प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना होता है, मेंस की कुछ चीज़ें पढ़ना होता है, तो उसके सर बताइए मेंस के लिए जी। देखिए, मेंस और मतलब जब आप प्रीलिम्स से आगे बढ़ के मेंस तक पहुंचते हैं तो गेम एकदम बदल जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, जैसे कि स्टैटिक पार्ट जो आपने पढ़ा है और करंट अफेयर कुछ हद तक सेम रहेगा, लेकिन पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे कि एथिक्स आपका ऐड हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट, देन ऑप्शनल एज अ सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा, उसके अलावा एसे राइटिंग ऐड हो जाएगा। एंड आप सबको पता ही होगा कि मेंस जो है सब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। अभी आपने प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव दिया था, आपको सिर्फ ऑप्शन चुनना था, लेकिन अब आपको 8 पेपर सब्जेक्टिव लिखने 3-3 घंटे के, या 9 पेपर डिपेंडिंग अपॉन। देखिए, यूपीएससी में 9 एग्जाम्स होते हैं और पीसीएस में 8 होते हैं। पीसीएस में आपको ये ध्यान रखना है कि पीसीएस में हिंदी का जो पेपर है वो मार्क्ड पेपर होता है, वेयर एज यूपीएससी में जो लैंग्वेज का पेपर होता है, जैसे इंग्लिश और मेरा हिंदी था, तो वो मार्क्ड पेपर नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, आपको ध्यान रखना है फर्स्ट। और दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि दोनों में मार्किंग स्कीम भी डिफरेंट है। वाइल वहाँ पे 250 नंबर के पेपर्स होते हैं जो मार्क पेपर हैं, यहाँ पे 200 मार्क्स के होते हैं पेपर्स। तो ये मार्किंग स्कीम का भी डिफरेंस है। और उसके अलावा जो प्रिपरेशन का पार्ट है, देखिए आपको पहली चीज़ 50% आपकी प्रिपरेशन आपको कितना आता है और 50% आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट गेम है। तो आपको आंसर राइटिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आनी चाहिए। ईदर अगर आपने, देखिए 2 केस हो सकते हैं, या तो आपने प्रीलिम्स के पहले मेंस की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी थी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने आंसर राइटिंग कर रखी है, या कुछ लोग टेस्ट सीरीज़ भी पहले से कर चुके होते हैं, या फिर ये जो कंटेंट है जैसे कि एथिक्स हो गया, ऑप्शनल हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये जो एड ऑन कंटेंट्स हैं ये उन्होंने पढ़ रखे होते हैं। अगर आपने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो देखिए 4 महीने आई बिलीव इज़ अ गुड इनफ टाइम कि आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि जो ऑप्शनल है, जैसे कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था,
मैंने ऑप्शनल पहले से पढ़ लिया था, और ये जो चीज़ें थी, एथिक्स हो गया और ऐसे राइटिंग हो गया, देखिए मेरा सफ़र थोड़ा लंबा खिंचा था, तो उसमें क्या हुआ था कि मैं प्रिपरेशन तो कर ही रहा था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था इन सब चीज़ों का, बस मैंने उसको प्रीलिम्स के बाद ब्रश अप कर लिया था। तो जैसे एक एक करके आते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग होता है, तो ऐसे राइटिंग के लिए देखिए एक ही तरीका होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। हम लोग ऐसे लिखने को बहुत अवॉइड करते हैं कि कौन इतना लंबा ऐसे लिखेगा, और बोरिंग काम हमें लगता है, लेकिन आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। एटलीस्ट प्रीलिम्स खत्म होने के बाद कोशिश करें कि हर वीक में एक ऐसे लिख लें। अगर हर वीक में नहीं लिख पा रहे हैं तो हर 10 दिन में कोशिश करें कि एक ऐसे लिखें। मतलब कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले कम से कम आपने 10 से 12 ऐसे लिख रखे होने चाहिए, और उन ऐसे को आप करेक्ट करवाएं। अपने जो भी टीचर्स हैं, आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं या आप सेल्फ करेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप टॉपर्स की कॉपीज़ देखें, सिविल सर्विसेज के लिए भी और पीसीएस के लिए भी। आप टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं ऐसे, उन्होंने कैसे ऐसे राइटिंग करी है, तो आप उन कॉपीज़ को जब पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ऐसे का स्ट्रक्चर चलता है, किस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमें जनरली कोट करने होते हैं, किस तरीके से ऐसे में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मेजर। तो उसके बाद आप अपनी एक ऐसे की स्ट्रेटजी बना पाएंगे, और फिर आप अच्छे से ऐसे को लिख पाएंगे। तो एटलीस्ट 8 से 10 ऐसे लिख के जाएँ, तभी आप वहाँ पर एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि जिनकी लिटरेरी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो वो डायरेक्ट भी 1-2 ऐसे लिख के भी एग्ज़ाम में लिख लगते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करके जाएं अच्छे से। वहाँ एग्ज़ाम के भरोसे ना छोड़ें कि मैं वहीं पे अचानक से इतना अच्छा ऐसे लिख डालूंगा, है ना। तो जैसे मैं लिख के गया था, मैं कोशिश करता था कि हर 10 दिन में एक ऐसे लिख लूँ, तो ऐसे 8-10 ऐसे की प्रैक्टिस हो गई थी। फिर देखिए पेपर 1, 2, 3, 4, जिसमें कि पेपर 1, 2, 3 जनरल स्टडीज़ होता है, और जनरल स्टडीज़ में अलग अलग पार्ट होते हैं। आप लोगों ने सिलेबस देखा, आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं। आप सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करें मेंस के, वेदर पीसीएस और यूपीएससी, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है। अदरवाइज़ देखिए इनफाइनाइट कंटेंट है, इनफाइनाइट बुक्स हैं, इनफाइनाइट चैनल्स हैं, आप उन पे भटकते रह जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को अपने सामने दीवार पे चिपका लें कि भाई मुझे इसके आसपास जितना कंटेंट है मुझे वो पढ़ना है। सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है उसके बारे में आपको एटलीस्ट 2 पेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में, है ना, कि अगर उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकें। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं जो कि फोकस्ड होंगे यूपीएससी के मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपने जो नॉलेज एक्वायर करी है प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज़ की, वो सारी यहाँ पे भी काम आ जाएगी। जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा काम आ जाता है, सोशल स्टडीज़ वगैरह। फिर पेपर 2 में आपका पॉलिटी वगैरह काम आ जाता है। पेपर 3 में साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, ये सारा जो प्रीलिम्स में था वो भी यहाँ पे भी काम आता है। लेकिन आपको आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्योंकि देखिए आंसर लिख लेना एक अलग बात होती है, आंसर लिख के उसको टाइम में कंप्लीट करना और 3 घंटे में वो 20 क्वेश्चन लिखना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है, जो कि प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप अपने सेल्फ में भी लिख के कर सकते हैं और खुद से चेक करके भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज़ भी कर सकते हैं सॉल्व। जैसे कि मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करी थी जनरल स्टडीज़ की, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि एक चेक आपके ऊपर बना रहता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर कि भाई मुझे इस टाइम पे ये शेड्यूल देना है। क्योंकि देखिए आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार हम लोग थोड़ा सा लथार्जिक हो जाते हैं, कई बार हम लोग थोड़ा सा उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि हम बाद में कर लेंगे टाइप से। तो मैंने इसलिए टेस्ट सीरीज़ कर ली थी, लेकिन आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है। आप मार्केट से खरीद के भी लिखें, लेकिन लिखना ज़रूरी है। सर कई बार सर कमेंट्स आता है कि ऐसे राइटिंग के लिए कोई बुक बताइए। कई बार कमेंट्स बच्चे करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, और ऐसे राइटिंग के लिए कंटेंट यानी कहाँ से कैसे मतलब लिखें, कैसे ऐसे राइटिंग के लिए कोई बुक हो जो, तो इसके लिए कंटेंट कहाँ से मतलब कैलकुलेट करें, एकत्रित करें ऐसे के लिए? देखिए ऐसे राइटिंग के लिए ये मेरा ऐसा मानना है कि ये थोड़ा सा मिसनोमर जिसको कहते हैं कि हमें कोई बहुत स्पेसिफिक बुक मिल जाएगी या कोई बहुत स्पेसिफिक कंटेंट मिल जाएगा जिससे हम ऐसे राइटिंग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ऐसे राइटिंग करने के लिए पहली चीज़ तो आपने प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जो पढ़ाई करी है ना, वो बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई करी है आपने, वो बहुत सफिशिएंट है। बस आपको एक नज़रिया आना चाहिए कि कैसे उसको एक पॉइंट वाइज जो आंसर लिखते हैं आप जीएस में, उसको कैसे हमें पैराग्राफ में ढालना है, इसकी आपको एक नज़र की ज़रूरत होती है। तो ये इसको तैयार करने के लिए आप जो है जब टॉपर्स की कॉपीज़ पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ें वो लिख रहे हैं या जो डेटा या एग्जाम्पल या जो चीज़ें वो कोट कर रहे हैं वो सब तो आपको भी पता है, लेकिन आप उस तरीके से बस लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप उन कॉपीज़ को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से आइडिया लगेगा
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनुदीप दुरीशेट्टी सर का जो यूपीएससी रैंक बन रहे हैं, तो उनका एक मटेरियल भी आता है, कंपाइलेशन है ऐसे के लिए स्पेसिफिकली, फंडामेंटल्स ऑफ ऐसे राइटिंग करके। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा मटेरियल है। उसमें आपको बेसिक चीज़ें जैसे मिल जाएंगी कि किस किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ऐसे को, किस किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, किस किस तरीके से आपकी बॉडी होगी। तो आपको एक बेसिक आइडिया वहाँ से उस बुक से लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रक्चर अगर ऐसे का बनाना है, तो जैसे कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है कि हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल करेंगे। फिर एक अप्रोच होती है कि भाई मैं सेल्फ, सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल इस तरीके से करूँगा। फिर एक अप्रोच होती है कि मैं सेक्टोरल लेके चलूँगा कि टेक्नोलॉजी में ये, इन्वायरमेंट में ये, इस तरीके से। तो इस तरीके से कई सारे आपको अप्रोचेस मिल जाएंगे। फिर उसी तरीके से अलग अलग लोग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से ऐसे को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहानियों से स्टार्ट करते हैं, मैं पर्सनली कहानियों से स्टार्ट करता हूँ। एक दो पैराग्राफ में कोई सी जो भी रिलेटेबल कहानी जैसे याद आ रही है, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर की कोई स्टोरी याद आ गई या फिर डॉक्टर कलाम की कोई लाइफ स्टोरी याद आ गई, तो मैं उनको कोट करके स्टोरी स्टार्ट करता हूँ ऐसे को। और उसके बाद मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि कोई जो हमारी इंडियन, भारतीय संस्कृति में जो भी कोई कोटेशंस हैं या भारतीय संस्कृति में जो कोई वैल्यूज़ हैं हमारी, मैं उसको इंडियनाइज करके ऐसे अपने ऐसे को कंक्लूड करता हूँ। जैसे कि सत्यमेव जयते या फिर जैसे कि यथो धर्मा तथो जया। तो इस तरीके से आपको कुछ एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, स्केलेटन जिसको कहते हैं, वो आपके दिमाग में बन जाएगा टॉपर्स कॉपी पढ़ के और अनुदीप सर का मटेरियल देख के। उसके अलावा जितनी भी आपकी जनरल स्टडीज़ की नॉलेज है, आपको सिर्फ उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, उसको सिर्फ पैराग्राफ में लिखना है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको बुक्स पढ़ने की नीड मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट ये है कि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ये तभी होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आप सीधे एग्जाम में बैठेंगे और एक इतना ब्यूटीफुल ऐसे लिखेंगे कि भाई कि बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो प्रैक्टिस करके जाइएगा, इसकी आदत धीरे धीरे आपको पड़ जाएगी। सर थोड़ा सा ये बताइए कि एक अच्छा और अथेंटिक आंसर हो, इंक्रीजिंग मार्क्स हो, तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे और अथेंटिक आंसर लिखने के? जैसे कि अभी आपने बताया कि बीच में कोडिंग होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए, तो इसके अलावा सर कुछ की पॉइंट बताइए जो अथेंटिक और सुंदर आंसर हो, कुछ लोगों से अलग हो। देखिए, जनरल स्टडीज़ में आंसर राइटिंग का ही पूरा गेम है। और देखिए, आंसर तो सब लोग लिख रहे हैं, बट आप कैसे अपने आंसर को बेटर बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि डेटा और फैक्ट, ये आपके आंसर को अलग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई आंसर स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन के बारे में, तो आपने एक जेनरिक इंट्रोडक्शन दिया, या फिर आप सेंसस 2011 के डेटा को कोट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप किसी डेटा को कोट करेंगे, तो या फिर जैसे कि आपने नीति आयोग की कोई सी रिपोर्ट कोट कर दी, या फिर आपने कोई जजमेंट जो कि आया हुआ है, जैसे कि अगर कोई सा केस चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल आपने सबरीमाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कोट कर दिया, तो इस तरीके की चीज़ों से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। फिर जैसे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जैसे कि एक कमिटी है, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, नीति आयोग को आप मेंशन कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन को मेंशन कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल्स, इनसे आपकी वैल्यू बढ़ती है आंसर्स की। आप एग्जाम्पल्स जितने अच्छे से कोट करेंगे, जितने रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स करेंगे, वो उतने ही रेलेवेंट रहेंगे। उसके अलावा देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डायग्राम बनाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अगर मेरा पर्सनल सजेशन कहेंगे तो मैं कहता हूँ कि डायग्राम बनाएं। अति भी ना कर दें कि हर क्वेश्चन में आप डायग्राम ही बनाते रहेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े आप बनाएं। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, तो आपको मैप बनाना है, आपको कोशिश करनी है कि आप इंडिया का या वर्ल्ड का मैप बनाएं। उसी तरह जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एनालॉग ऑन डिजिटल सिग्नल्स पे अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करें कि उसमें डायग्राम बनाएं। अगर उत्तर प्रदेश में क्रॉप्स पे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द फेमस क्रॉप्स और व्हाट आर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश, जैसा कि मेरे मेंस में आया भी था, सो आई जस्ट ड्रू अ मैप ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आई जस्ट मार्क कि वेर एवर किस शहर में क्या बेटर होता है, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, और क्या हमारे ज़िले फेमस रहे हैं किस चीज़ के लिए, जैसे कि कन्नौज इत्र के लिए है, फिर उसके बाद जैसे फिरोजाबाद में ग्लास इंडस्ट्री है। तो अगर आप डायग्रामेटिकली इसको मार्क करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके आंसर में वैल्यू ऐड करता है। और देखिए, लोग आंसर्स को पैराग्राफ में भी लिखते हैं, बट मेरी पर्सनल अप्रोच ये है कि मैं इसको ऑब्जेक्टिव लिखता हूँ, हमेशा पॉइंट वाइज लिखता हूँ। कि मेरी अप्रोच रहती है कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा किसी डेटा या किसी फैक्ट से, देन अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम आएगा तो मैं उस डायग्राम को बनाऊंगा, नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती भी पुट इन करने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करनी है कि आप हर क्वेश्चन में पुट इन कर रहे हैं। उसके बाद जो आपसे पूछा गया है, आप पहली चीज़ तो जब क्वेश्चन पढ़ें, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, पूछा क्या गया है आपको ये पता होना चाहिए। कई बार आंसर खत्म हो जाता है, बाद में हमें याद आता है कि पूछा तो कुछ और था, हमने कुछ और लिख दिया है ना। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आपको कंक्लूजन में याद आ रहा है, क्योंकि आपके पास काटने का स्कोप नहीं है जी। तो इस तरीके से आप अपने जो भी पूछा गया उस नाम से एग्जैक्ट हेडिंग डालें, 4 से 5 अच्छे पॉइंट्स मेंशन करें पॉइंट वाइज, 1 से 2 लाइन से ज़्यादा पॉइंट ना बढ़ाएं।
फिर उसी तरह अगला पार्ट जो पूछा गया उसकी हेडिंग मेंशन करें, 4 से 5 पॉइंट उसमें लिखें 2-2 लाइन के, और उसके बाद कंक्लूजन करें। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आंसर। खरगोश की कहानी सुनते हैं ना हम लोग बचपन में कि ये रेस हो रही है और कछुआ और खरगोश, तो ये समझिए कि यहाँ पे कछुआ जीतता है। यहाँ पे जीतेगा वही जो लगा रहेगा, जो गिरता पड़ता रहेगा, लेकिन वो वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा, जो अपनी प्रायोरिटीज़, जो अपने संघर्ष को जारी रखेगा। देखिए हम लोग का एक माइंडसेट होता है कि हम लोग, एक नॉर्मल माइंडसेट चाहता है कि संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं कि जितना कम है ना, चैलेंजेस जितने कम आए, स्ट्रेस जितने कम आए, बढ़िया सी ज़िंदगी चलती रहे। लेकिन देखिए ज़िंदगी संघर्ष का ही नाम है। जिनको हम अपने जीवन में भगवान कहते हैं, जैसे कि भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, तो इनके जीवन को अगर आप उठा के देखें, इनका जीवन भी चैलेंजेस से भरा हुआ है। आप जीसस क्राइस्ट का जीवन उठा के देख लें, आप किसी का भी जीवन उठा के देखें, तो इनका भी जीवन जो है चैलेंजेस से भरा हुआ है। तो चैलेंजेस से भागने से सफलता नहीं हासिल होती, उन चैलेंजेस को आपको उन चैलेंजेस से पार पाना सीखना पड़ेगा। थैंक यू सर, हमारे व्यूअर्स को सुझाव देने के लिए और सजेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, आंसर राइटिंग को लेकर और एसे राइटिंग हो, वो सारी चीज़ें, और साथ साथ इंटरव्यू को भी आपको सारी चीज़ें, प्रेशर हो कैसे हैंडल करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे कैसे आंसर देना है पोलाइट वे में, तो सारी चीज़ें आपको इस इंटरव्यू में बताया गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।